वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। ये है स्पेशल पॉडकास्ट और आज मेरे पॉडकास्ट से भी ज़्यादा स्पेशल है मेरे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बातचीत के लिए। इन्हें 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है निवेश की दुनिया में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इन्होंने बनते खड़े होते हुए देखा है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा निवेशक इनका पैसा संभाल रहे हैं। इनकी जो एएमसी है उसका जो पूरा एयूएम है, यानी वो आप जो पैसे निवेश करते हैं वो 7.8 लाख करोड़ से ज़्यादा का एयूएम संभाल रहे हैं। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ऐसे शख्स हैं जिन्हें सारे इन्वेस्टर सुनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं और कई मार्केट के डाउन टर्न और अप टर्न्स को देख चुके हैं। तो इनसे हमें बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज के मेरे मेहमान हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ नवनीत मनोज जी। थैंक यू सो मच नवनीत सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के दर्शकों के लिए। हम हमेशा आपसे बात करके हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता है, क्योंकि आपका सर जितना अनुभव है अब इस फील्ड में, उससे तो कम उम्र के निवेशक अब जुड़ चुके हैं म्यूचुअल फंड से और इक्विटी बाजार में, और उनका तजुर्बा नहीं है, इसलिए मार्केट में जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसमें वो घबरा भी जाते हैं। तो उनकी घबराहट को कम करेंगे, आगे के बारे में बात करेंगे। और आपको क्या लगता है अभी हम जहां पर खड़े हैं, क्योंकि बाजार अभी भी दायरे में नजर आ रहा है, आप वो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 4 साल में निवेश किया, ड्रीम रन देखा और अब थोड़ा अपने डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उससे ही शुरू करते हैं बातचीत। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि कई तो निवेशक ऐसे हैं अभी आपको सुनने वाले जो 30 साल से कम की उम्र के हैं, और मुझे बाजार में हमारी इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा हो गया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा उनके लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो जनरेशन है प्रियंका जी जिनसे आप बातचीत करते हैं। उनमें एक आशा है, उनमें एक आकांक्षा है, उनमें एक ऊर्जा है, उनमें एक जिज्ञासा है बाजार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के बारे में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार कहते हैं अरे ये बच्चे कैसे निवेश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बिकॉज उनको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है उनका देश पर। वो एक वेल्थ क्रिएशन के बारे में जल्दी उम्र में सोच रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं वो, उसमें से एक एसआईपी भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब वो बाजार के उतार चढ़ाव देखेंगे, पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारे ऐसे निवेशक जुड़े हैं और उसमें आप जैसे लोगों का बहुत योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। बिकॉज जिस तरह से आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की पॉलिटिक्स में, देश में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। पिछले कुछ आपने जैसे कहा कि पहली बार उन्होंने एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखी है, सितंबर में बाजार पीक हुआ, उसके बाद 6 महीने मंदी देखी, फिर वापस पिछले कुछ हफ्ते से बाजार थोड़ा सा संभला है, बाजार ऊपर आया। तो ये उतार चढ़ाव के बाद भी अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री का एसआईपी का नंबर बढ़ रहा है। तो उसमें मैं कहूंगा कि बहुत ही मैच्योरिटी और रेजिलियंस हमारे इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आपको बहुत बहुत विशेषतः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम के जरिए उन सब से जुड़ते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया नवनीत सर, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें भी लगता है कि चलिए हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कई लोग अपने डिसीजन को क्वेश्चन भी करने लगे थे जब सडनली उनका पोर्टफोलियो जो है ना, जब ग्रीन से ग्रीनर हुआ और उसके बाद एक रेड जोन में गया, तो कई लोग क्वेश्चन करने लगे, यार ये सिर्फ क्या गलती कर दी। मतलब मैं अभी आपको क्या बताऊँ, मेरे स्टूडियो में जो हमारे कैमरा के पीछे जो भाई साहब बैठे, उन्होंने मुझे आके अपना पोर्टफोलियो दिखाया था और कहा था यार प्रियंका ये सिर्फ क्या, ये देखो क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। अब उनके पोर्टफोलियो में क्या था वो तो मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे यही होना था, क्योंकि मुझे सिर्फ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स नजर आ रहे थे उसमें। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने हाथ जलाए इस फॉल में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने कहा भरोसा उठ गया सिप से, आप उनका भरोसा कैसे रखेंगे? नहीं, भरोसा तो नहीं उठाया प्रियंका जी, आप सभी के प्रयासों से और हमारी इंडस्ट्री के प्रयासों से। अगर आप अप्रैल महीने की एसआईपी का अमाउंट देखेंगे 26,600 करोड़, और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष से यही अप्रैल महीने की, तो करीब 30% एसआईपी का अमाउंट ज्यादा है। जबकि इस साल इतनी वॉलेटिलिटी रही है, बाजार में इतनी गड़बड़ रही है, और लार्ज कैप में हो चाहे मिड और स्मॉल कैप में हो, कई सारे जो सेक्टर थीमेटिक फंड्स निवेशकों ने लिए, उनमें किसी किसी फंड में काफी ऐसी गिरावट भी देखने को मिली। फिर भी मुझे लगता है कि रेजिलियंस है। आपने सही कहा
कि हो सकता है किसी ने 1 डेढ़ 2 साल पहले चालू किया और एक समय आया कि जब उनको 1 साल का रिटर्न अपना नेगेटिव दिखने लगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक एसआईपी के निवेशक हैं तो आपको तो यही सोचना चाहिए कि बाजार ज्यादा नहीं बढ़े। अगर बाजार नीचे गिरा है तो आप अपने स्टेटमेंट में देख सकते हैं आपको ज्यादा यूनिट्स मिली है। पिछले महीने अगर बाजार ऊपर था तो जितनी यूनिट्स आपको क्रेडिट हुई है, इस महीने अगर बाजार नीचे है तो ज्यादा यूनिट्स क्रिएट हुई है। आप एक्यूमुलेशन फेज में हो, आप एक्यूमुलेशन फेज में हो। तो इस समय तो बाजार अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े तो आपके लिए तो अच्छा है। और जब पैसा निकालेंगे कई सालों बाद, कई दशकों बाद, उस समय जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए। जब आप नए निवेशक हो तो बाजार का बहुत ऊपर जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा पैसा निवेश करना बाकी है अभी और आप चाहते नहीं हो कि बाजार बहुत ऊपर जाए। तो आपने जो कहा बाजार ऊपर जाए और फिर जो वैल्यूएशन जो थे उसे देख करके आपके जैसे दिग्गज भी वरिड रहे थे पिछले पूरे बिल्कुल। साल। तो क्या अब करेक्शन आने के बाद आपको लग रहा है वैल्यूएशन की चिंता खत्म है? ये चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं है, पर कुछ कुछ ऐसे बाजार के क्षेत्र थे जहां पर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो करेक्शन होना जरूरी था और वो करेक्शन हमने देखा सितंबर के बाद करीब 6 महीने तक। एक समय था, आपको याद होगा प्रियंका जी, जब हमने कुछ महीने पूर्व बात करी होगी कि कई सारे ऐसे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चले गए हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं या थीम्स हैं जहां पर नैरेटिव के बेसिस पर ही स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लोग नंबर्स को देखना भूल गए हैं। अभी वो एक वापस हमने समय देखा पिछले कुछ महीने से जहां पर बाजार में सैनिटी आई, लोगों ने फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया। और एक थोड़ा ऐसा भी था कि 2-3 क्वार्टर तक चाहे अर्थव्यवस्था के विकास की दर हो, चाहे कंपनियों के मुनाफे की विकास की दर हो, दोनों में थोड़ी सी गिरावट आई तो बाजार में करेक्शन आया। अब करेक्शन होने के बाद हमने देखा है कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े से रीजनेबली प्राइस्ड हो गए हैं। पर अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजार बहुत सस्ता है और आंख बंद करके पूरा पैसा लगा देना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। लार्ज कैप्स में रिलेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब वहाँ के जो वैल्यूएशंस हैं अगर हम हिस्ट्री से कंपेयर करें तो वहाँ से रिलेटिवली थोड़े बेटर हो गए हैं जहाँ थे। मिड और स्मॉल कैप्स अभी भी थोड़े से ज्यादा है, बट एक फर्क ये होता है कि अगर आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन प्रीमियम दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कम समय के लिए लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचना पड़ता है वैल्यूएशन का। और ऐसे में आपको लग रहा है कि लार्ज कैप जो है वो आपको थोड़ा वो सेफ्टी जो है वो दे सकते हैं? रिलेटिवली सेफ्टी ऐसा फिक्स इनकम तो है नहीं कि कभी बाजार गिरेगा ही नहीं। इक्विटी मार्केट की तो नेचर ही यही है, वॉलेटिलिटी। वो तो हमेशा रहेगी बाजार में। पर अगर हम वैल्यूएशंस कंपेयर करें लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का, तो लार्ज कैप में वैल्यूएशंस हिस्ट्री के कंपैरिजन में उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जितने मिड कैप में बढ़े हैं। स्मॉल कैप में एक फायदा होता है कि स्मॉल कैप में बहुत बड़ा यूनिवर्स है। लार्ज कैप में जैसा सेबी का क्लासिफिकेशन है हमारा, तो टॉप 100 स्टॉक्स हैं। अगले जो 150 स्टॉक है वो मिड कैप कहलाते हैं और बाकी का पूरा बाजार स्मॉल कैप है। तो सैकड़ों स्टॉक्स में से एक फंड मैनेजर को 50, 60, 70 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो हर समय आपको कहीं ना कहीं तो कोई अच्छे मौके मिल जाते हैं। नवनीत से ये बताइए कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने जो है अपनी कैश जो है वो बढ़ाई थी, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ओवर कैश पर बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें अप्रैल में उनके इक्विटी एयूएम का ये 5.7% कैश जो था वो रहा। अप्रैल में नहीं, माफ़ कीजिएगा, नवंबर में। और अप्रैल में ये ऑलमोस्ट जो एवरेज कैश होल्डिंग वो 7% को टच कर रही थी। तो क्या अभी आप वैल्यूएशन को लेकर कह रहे हैं कि आप पार्शियली आपको लग रहा है ठीक है, पार्शियली ठीक नहीं, क्या अब म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना कैश डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो किस तरह के सेक्टर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख रहे हैं कि वहां पर निवेश करना एक अच्छा समय है अभी? तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है प्रियंका जी। एक तो बात बताऊं आपको, आपने भी कहा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का तो कैश इक्विटी फंड्स के पास है या इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के पास है। मुझे याद है कि करीब 11 साल पहले पूरी इंडस्ट्री का इक्विटी एयूएम ही खाली 2 लाख करोड़ था। आज हमारा एचडीएफसी का ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ हो गई है। और जब आप 2 लाख करोड़ का बड़ा अमाउंट देखते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि टोटल इक्विटी एयूएम कितना है। तो अगर इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट करीब करीब हम 40 लाख करोड़ पहुंच जाएंगे कुछ समय में, तो उसके कंपैरिजन में वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं लगता है। और फंड मैनेजर्स कोई टेक्निकल रीजन की वजह से
हो सकता है अगर वो कुछ आईपीओ का वेट कर रहे हो सकता है अगर वो कोई डील का वेट कर रहे हो, कहीं कहीं पे तो कोई भी टेक्निकल कारण भी होते हैं। दूसरा, हर महीने इंडस्ट्री में इतना पैसा भी आता है तो वो धीरे धीरे डिप्लॉय होता रहता है, और कुछ कैश तो वो फंड मैनेजर हमेशा रखते हैं, बट थोड़ा बहुत 1-2-3% ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका बाजार पर क्या व्यू है और उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज बाजार में मिल रही है। ओके, तो ये टैक्टिकल कॉल होगा कंपनी टू कंपनी, और ओके, हाँ, राइटली एएमसी सेड। टू एएमसी, फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर, कौन से तरह का फंड है उन सब पर ये निर्धारित करता है। हाँ। नवनीत सर, अब मैं बात करना चाहती हूँ, अभी इसी महीने हमने मतलब मई में एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट देखी, ठीक है। जियो और ब्लैक रॉक ने हाथ मिलाया है, अब सेबी से उन्हें मंजूरी मिल गई है म्यूचुअल फंड में उतरने के लिए। आप इनकी एंट्री को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा देख रहे हैं? एक नया प्लेयर, हालांकि ब्लैक रॉक पहले भी था, लेकिन अब जियो के साथ हाथ मिला करके वापस री एंट्री जो हो रही है, इसको आप पूरे इंडस्ट्री के लिए कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक एचडीएफसी एएमसी के का मैं प्रतिनिधित्व करूं या एमफी का प्रतिनिधित्व करूं, कोई भी जो नए प्लेयर होते हैं हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अभी खाली 5.25 करोड़ ही निवेशक हैं। हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ करी है पिछले कई वर्षों में, लेकिन अगर हम यूनिक इन्वेस्टर्स देखें तो आज भी करीब 5 करोड़ 30-35 लाख ही हैं। तो इंडस्ट्री को बहुत आगे जाना है, और उसमें जितने भी लोगों का योगदान रहे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके कि वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है, एक प्रोडक्ट है जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, एक प्रोडक्ट है जहां पर एक लंबा समय का ट्रैक रिकॉर्ड बना है, एक प्रोडक्ट है जहां पर सेबी के निर्देशन से और सेबी के मार्गदर्शन से जिस तरह से हमने एक ट्रस्ट खड़ा किया है, और ट्रेनिंग पर हम जितना काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के जरिए, और इतने सारे जो इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अगर और प्लेयर्स आकर कुछ इनोवेशन करते हैं और नए इन्वेस्टर्स को इससे जोड़ते हैं तो हम सबका स्वागत करते हैं। और साथ में ये भी है, जैसा मैंने कहा कि निवेशकों का फेथ बढ़ा है पिछले कई वर्षों में, क्योंकि एक बड़ा कारण उसमें ये भी रहा है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग ट्रांसपेरेंसी, कि आज ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है फंड मैनेजर्स का। आज कई सारे ऐसे फंड्स हैं, जैसे हमारे कुछ फंड है जो आज 25-30 साल से बाजार में, बैलेंस एडवांटेज फंड आज 1 लाख करोड़ का फंड है और 30 साल से ज्यादा उसको हो गए। फ्लेक्सी कैप फंड इतना बड़ा फंड है हमारा, वो आज 30 साल से ज्यादा उसको हो गए। कई ऐसे फंड है, तो एक निवेशक देख सकते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव आए, इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी निवेशकों का पैसा बना उन फंड्स में, तो एक उससे भी मैं कहूंगा कि ट्रस्ट बनाने में इंडस्ट्री को बहुत मदद मिली है। तो इस नई कंपनी की एंट्री में अगर आपसे एक आपको लगता है कि कोई गैप है, कहाँ कोई गैप है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ब्लैकस्टोन और जियो के बेड़े से आ सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक नई कंपनी होगी, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, आपके तो इतने लंबे लंबे फंड्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चुनौती है। तो वो जब इंडियन मार्केट में उतरेंगे बिना ट्रैक रिकॉर्ड के, अभी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेरिका में है, इंडिया में तो है नहीं, जियो इस फील्ड में नहीं है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? नहीं, हम भी उत्सुकता से देखना चाहेंगे, और जैसा मैंने कहा कि हम तो हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहते हैं मोर द मेरियर, जितने प्लेयर्स आएंगे उतना अच्छा है। वो जो भी इनोवेशन करें, वो जो भी नया कुछ करें इंडस्ट्री के लिए, निवेशकों के लिए, बाजारों के लिए, तो उनका स्वागत है। और इंडस्ट्री में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है प्रियंका जी। और मैंने पहले भी शायद हमारी बात हुई थी कि हमारा एचडीएफसी एएमसी का हमने एक मिशन डाल रखा है। हमारा मिशन है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। आपने पहले कहा कि हमारे करीब 1.25 करोड़ निवेशक हैं, पर मुझे लगता है कि देश में करोड़ों लोगों तक अभी हमारे को पहुंचना बाकी है, और उस मुहिम में अगर और भी कंपनियां आती है और अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करती है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो मोर द मेरियर, ये संदेश है नवनीत सर का। नवनीत सर, आपने अभी बात किया कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक कंसिस्टेंट फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। अप्रैल में भी हमने देखा अच्छा एम्फी के जो नंबर आए कि दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई पर चले गए थे। यूनिक इन्वेस्ट, हाँ जी,
एसआईपी के फ्लोज। हाँ, एसआईपी के ही, मैं एसआईपी की बात कर रही हूँ। एसआईपी के ही इन्फ्लोज कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब ये इन्फ्लोज के नंबर आते हैं तो उसके साथ साथ एक और नंबर आता है, वो होता है सिप स्टॉपेज, यानी जो नई खुली सिप उसके मुकाबले बंद होने वाली सिप, और वो अप्रैल में 296% रहा है। सो यू नो समथिंग लाइक कि 1.36 करोड़ सिप जो है वो बंद हुए और सिर्फ 46 लाख खुले। तो ये सिप स्टॉपेज रेशियो ये आपको परेशान करता है क्या? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। एक नई सिप की शुरुआत होती है, कहीं पर अगर हो सकता है कहीं किसी को पैसे की जरूरत हो और उन्होंने रिडीम किया हो, कहीं पर उन्होंने एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट किया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर मुझे लगता है कि इतने सारे जो, तो हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। हम इतना डेटा, इतना इंफॉर्मेशन, इतना एनालिटिक्स हर महीने अपने निवेशकों को और सब लोगों को, आपके जैसे लोग जो एनालाइज करते हैं डीपली, उन सबको देता है कि बहुत सारी चीजें उसमें देखी जा सकती है। और ये पारदर्शिता जो हमने बनाई है उसका हमें बहुत ही गर्व है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिप के बारे में दो नंबर जो निवेशकों को देखने चाहिए। एक नंबर है जो ग्रॉस अमाउंट हर महीने हुआ है, जो 26,600 करोड़ का मैंने आपको बताया, वो एक साल पहले जो अमाउंट था उससे 30% ज्यादा है, उससे 30% ज्यादा है। दूसरा, अभी हमने एक और चालू किया एमफी के अंदर, एक कॉलम आता है जब हम एमफी का डिस्क्लोजर करते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट जिन्होंने अपना सिप का अमाउंट जमा कराया है इस महीने। कभी ऐसा हो जाता था किसने 3 महीने जमा कराया, फिर 2 महीने भूल गए या नहीं करा, फिर वापस चालू किया, तो बहुत सारे नंबर्स थे। ये जो करीब मेरे को जहां तक याद है 8 करोड़ 35 लाख के आसपास कुछ है, वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा क्रेडिट किया और ये 26,600 करोड़ रुपया उनका टोटल जमा हुआ है। वही नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, और मुझे लगता है वही, उसी पर ध्यान देना चाहिए। कई बार इतना डेटा और एनालिसिस में कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। ओके, सो इसलिए डेटा को डिकोड करने के लिए तो हम आपको लाते हैं सर। लेकिन ये बताइए, डेटा के डिकोड के साथ साथ म्यूचुअल फंड अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, सिप आपकी बड़ी पॉपुलर हो रही है। आपने कहा वेल्थ क्रिएटर टू एवरी इंडियन जो है, उस टारगेट पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में म्यूचुअल फंड मुझे करोड़पति बना देगा? क्या मैं वेल्दी बन सकती हूँ, वेल्थ क्रिएट कर सकती हूँ म्यूचुअल फंड सिप के जरिए? हम हमेशा एक ही कहते हैं कि अगर आप नियमितता से निवेश करें, अनुशासित तरीके से निवेश करें, तो हम सबका सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रगति में यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ की जो कंपनीज हैं, उनका योगदान है। वो लिस्टेड है, तो वो जो मुनाफा कमा रही है वो उनके शेयर भाव में दिख रहा है। और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर आप 100 रुपए महीने की भी एसआईपी कर रहे हैं तो भी आप ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 25-30 साल में भारत में क्या हुआ है। तो हमारा जैसे एक फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें अगर किसी ने 10,000 रुपए का निवेश किया हर महीने, तो 30 साल के बाद करीब करीब मोटा मोटी उनके 20 करोड़ रुपए हो गए। क्योंकि मैंने आपको नंबर बताया उसका रिटर्न का, और ये पास रिटर्न है, तो मुझे जरूर कहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। पास रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। उस समय इन्फ्लेशन ज्यादा था, ब्याज की दरें ज्यादा थी, तो रिटर्न ज्यादा था। पर ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अगर 30 साल तक आप नियमितता से निवेश करते रहे तो एक अच्छा रिटर्न आया। सपोज यहाँ से अगर बहुत कम भी आता है तो भी करोड़पति बनने का एक तरीका है कि आप हजारों रुपए अगर हर महीने निवेश कर सकते हैं और समय दे देते हैं। आपका पैसा बड़ा तब बनेगा कि उसके लिए बड़ा पैसा आज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको समय बड़ा लंबा दे देंगे, अगर आप धैर्य रख लेंगे, क्योंकि बीच में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। हमने जैसे आपने बताया पिछले 6 महीने का, अगर हम 5 साल पहले देखें, कोविड का समय था, यही समय पर तो बाजार बहुत गिरा, और ऐसे हमने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे 30 साल में। लेकिन 30 साल का इतिहास हमें यही दर्शाता है कि जिसने नियमितता से निवेश किया उन्होंने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। ओके, सो रेगुलरिटी यानी आप कंटिन्यू रखें और समय और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है यार। ठीक है। और एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए। अगर आप में उतना धैर्य नहीं है कि अगर साल 2 साल बाजार नीचे रहे, बाजार का रिटर्न नहीं आया, फिर भी आप अपनी एसआईपी चलाते रहे और बढ़ाते रहे, नीचे के बाजार में आप ज्यादा निवेश कर पाए, अगर आप में इतना धैर्य और संयम नहीं है, या आपके पास उतना समय नहीं है निवेश करने के लिए,
आप अगर कोई 2-4 साल के लिए निवेश करें और बड़ा पैसा आपको अगर वापस चाहिए, तो फिर पूरा पैसा अपना इक्विटी फंड्स में मत लगाइए, बिकॉज़ इक्विटी फंड्स में हमेशा एक आपको मैं कहूँगा कि आशंका रहेगी, एक रिस्क रहेगी कि हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, कई बार ऐसे पीरियड आए हैं जहाँ पर बाजार ने रिटर्न नहीं दिया या बाजार नीचे भी गया। तो वो धैर्य और संयम अगर आप रख सकें, तो ही इक्विटी फंड्स में निवेश करिए। ओके, सो तीन तीन जो सीख है वो मैं लेना चाहूँगी आपसे। कंसिस्टेंसी, यानी उसको लंबे समय तक आप चलाएंगे, लंबा समय टाइम देना होगा, और मार्केट के डाउनटर्न में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप मैं वो एक्रोनिम बहुत बार यूज करता हूँ, एसटीपी वाला, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही तरीके से निवेश करें, सही निवेश करें, लंबा समय दें और संयम रखें। इन तीनों में से अगर आप एक भी निकाल देंगे प्रियंका जी, अगर आपने सही निवेश नहीं किया शुरुआत में, तो कितने भी समय रखा और संयम रखा तो भी सही नहीं होएगा। आपने अच्छा निवेश किया और अगर उसको लंबा समय नहीं दिया तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और अच्छा निवेश किया, समय भी दिया, लेकिन संयम नहीं रखा, बीच में कभी आप निकालते रहे, बाजार ऊपर गया, अरे नीचे गया, अभी निकाल दीजिए, ऊपर गया, अरे अभी बढ़ा देता हूँ, तो नहीं होगा। तो आपको तीनों चाहिएंगे। ओके, एसटीपी मंत्रा, इजी टू रिमेम्बर। नवीन सर, फिर आप क्या देखते हो, क्या गलती कर देते हैं इन्वेस्टर्स, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि आप 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, देखते आए हैं। आपने जो मुझे बताया, जब मैं कैश के नंबर्स दे रही थी कि वो जितना कैश अभी एक समय में उतना ईयूएम होता था। सो आपने इतने अप्स एंड डाउन देखे हैं, आप इन्वेस्टर को क्या बताना चाहेंगे कि आप ये गलती करो मत करो, तभी आपको जो है कि एसआईपी से फायदा होगा? प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 बड़ी गलतियां हो जाती हैं निवेशकों से। एक होता है बड़ा, एक जिसको मैं कहूँ, चार्ल्स एलिस ने किसने अच्छा लिखा था कि एक तो होता है पीयर प्रेशर। आप हमेशा देखते हैं कि मेरे कोई मित्र ने, मेरे कोई रिश्तेदार ने या मेरे कोई पड़ोसी ने ये शेयर लिया, बड़े पैसे बन गए, ये ऐसे एनएफओ कर लिया, ऐसा एफएनओ कर लिया, और आप क्या कर रहे हो, क्या एसआईपी में लगे हो। ये गलती हो जाती है, पीयर प्रेशर, कि किसी और के बड़े पैसे बन गए कोई छोटे समय में और आप वो करने की कोशिश करते हो। दूसरा होता है मीडिया नॉइस। अगर रोज आपको कुछ ना कुछ तो न्यूज आएगी। कल मैंने पढ़ा रशिया यूक्रेन में वापस कुछ नेगेटिव न्यूज थी, कभी यूएस के टैरिफ्स का कुछ हो गया, कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर चली गई, नीचे चली गई, इन्फ्लेशन कम या ज्यादा हो गया। तो ये तो हमेशा रहेगा, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, बाजारों में गड़बड़ रहेगी। और अगर लेकिन आपने वो नॉइस पे हर बार अगर रिएक्ट किया, अरे कोई आपने नेगेटिव न्यूज देखी, उस समय अपनी एसआईपी बंद कर दी और वापस चालू कर दी, तो वो फिर गलत हो जाता है। तीसरा होता है, मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ बिहेवियरल बायसेस होते हैं, ग्रीड और फियर। अगर मैं कहूँ, दो चीजें, कि जब बाजार तेजी है तो आप बहुत ग्रीडी हो गए, सारा पैसा एक ही सेक्टर फंड में लगा दिया, और जब बाजार थोड़ा सा नीचे गया, पिछले कुछ महीनों की मंदी दिखी, तो अरे यार अपनी तो एसआईपी भी बंद कर दो, थोड़ा रिडीम कर लेते हैं, 10% नीचे जाएगा तो वापस लगा देंगे, आप इस तरह से सोचने लग जाते हैं, असेट एलोकेशन अपना गड़बड़ा जाते हैं। तो वो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मुझे लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए। नमस्ते सर, एसेट एलोकेशन शब्द आपने कई बार इस्तेमाल किया। मैं चाहूँगी एसेट एलोकेशन में आपकी क्या सलाह रहती है, क्या मंत्र होगा जिसे फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि उसके पहले भी निवेशकों को करना चाहिए कि अगर आप एक नए निवेशक हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई सलाहकार लीजिए, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलिए, जो आपको अच्छे से समझे कि आपकी क्या आय है, क्या खर्चे हैं, आपको कितना बचाना है, किस गोल के लिए बचाना है, और आपके पास समय कितना है, इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, और आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो वो सब आपकी स्थिति को देखकर। दूसरा, हर एक व्यक्ति की मनस्थिति अलग अलग होती है। एक प्रियंका जी आपका निवेशक होगा, जैसे आपने कहा कि मेरे जो कैमरामैन पीछे खड़े हैं, 2 तरह के होंगे। एक होंगे कि बाजार 10% नीचे चला गया, अरे अपना बढ़ा देते हैं, मेरे को ज्यादा यूनिट मिल रही है, थोड़ा और कर देते हैं, वो घबराएंगे नहीं। एक ऐसा होगा कि अरे यार मैंने तो 50,000 इकट्ठे किए थे, 5,000 हर महीने लगा के, अब बाजार नीचे जा रहा है तो अभी तो रुक जाते हैं, या मैं अपना 50,000 निकाल देता हूँ और अभी जाके कहीं और लगा देता हूँ। तो अभी वो सेम इन्वेस्टर है, सिमिलर तरह के हैं, सिमिलर तरह की उनकी इनकम है, सिमिलर तरह की हो सकता है उनकी उम्र हो, उतना ही समय हो, लेकिन फिर भी अलग अलग बिहेव करते हैं। तो वो बिहेवियर को समझ पाना, उनकी मनस्थिति को समझ पाना, उनकी साइकोलॉजी को समझ पाना, वो भी बहुत जरूरी है। बट कई एक ऐसे होते हैं जो एक मोटा मोटी रूल बोलते हैं कि आप अगर आप 100 माइनस आपकी एज जितनी है उतना इक्विटी में लगाना चाहिए। तो अगर आप 25 साल के निवेशक हैं
और तो 100 माइनस 25 75% आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। अगर कोई 2-3 साल ऐसे बीच में गए जो बाजार में मंदी का माहौल रहा तो भी कोई बात नहीं, आपको तो और ज्यादा निवेश करना है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना इक्विटी एलोकेशन कम करके फिक्स इनकम एलोकेशन कर लेना चाहिए। एक तो आपका बेसिकली बिहेवियरल बायस क्या है, मतलब आप फाइनेंशियल मार्केट को जब देख करके आपके दिल में क्या चलता है? फियर एंड ग्रीड अगेन कम्स टू द सेंटर स्टेज कि आप कैसे उम्र बिहेव भी करते कितनी है, उम्र भी कितनी है, बिकॉज हैं। आपके पास जो एक बड़ी वेल्थ है वो है कि आपकी इनकम बढ़ेगी हर साल धीरे धीरे। तो भारत में तो यही माना जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी और इन्वेस्ट करने की होएगी, बट आपकी मनस्थिति भी वैसी होनी चाहिए कि अगर बाजार खराब गया तो आप और निवेश करेंगे, आप निकालेंगे नहीं उस समय पर। नवनीत सर, अगर आज किसी को 10,000 रुपए की सिप शुरू करनी है फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप उनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए अगर वो 10+ ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं 10,000 की सिप से, या फिर अगर 10,000 की स्लिप स्लैश 1 लाख का अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 10 साल के नजरिए से लॉन्ग टर्म? जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो ये नहीं सोच रहे हैं कि 10,000 की सिप से मैं शुरुआत करूं। आपका टोटल पोर्टफोलियो क्या, आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, आपका खुद का घर है या आपको कुछ समय बाद अपना घर लेना है, आपको बच्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, या आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना है, वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बाद निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, आप जब मेरे से पूछ रहे थे पहले गलतियों का, तो एक गलती लोग कर देते हैं कि कोई वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं पिछले 1 साल में सबसे अच्छा किस फंड ने किया और पूरा पैसा उसी में लगा देते हैं। वो कोई सेक्टर फंड होगा, कोई थीमेटिक फंड होगा, बट उसमें क्या रिस्क है वो नहीं सोचेंगे। तो मैं तो दो ही बात कहूंगा, या तो एक अच्छा सलाहकार रखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, वो आपकी पूरी स्थिति को समझ के उसके हिसाब से पोर्टफोलियो आपका बनाएगा और अच्छे फंड में एलोकेट करेंगे। या अगर आप खुद ही कर रहे हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं और अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और आपने समझा है, तो मैं कहूंगा कि शुरुआत में कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, जिसमें आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग सेक्टर्स या थीम्स में फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करते हैं, तो ऐसे फंड से शुरुआत करिए। और जब आपको धीरे धीरे कुछ वर्षों में और कॉन्फिडेंस आने लगे और कुछ और फंड्स आप जोड़ना चाहें तो आप उसमें जोड़ें। लमसम का भी मैं यही कहूंगा कि भाई आज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो कई निवेशक पूछते हैं कि मैं पूरा लगा दूं या धीरे धीरे करूं, तो दो कर सकते हैं। अगर आपको धीरे धीरे वो रकम बढ़ने वाली है और आप काफी लंबे समय तक SIP करने वाले हैं, तो भले ही अगर आप पूरा भी लगा दें, बाजार नीचे भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 साल बाद जाके वो एक बहुत छोटा सा इम्पैक्ट आपको लगेगा। दूसरा तरीका एक STP का होता है। एक तो STP मैंने बताई वो अलग है, एक होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कि आप 1 लाख रुपया कोई मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में लगा दिया, सपोज आपने HDFC लिक्विड फंड में लगाया और उसमें से आपने कि भाई 10,000 रुपए हर महीने में अगले 10 महीने में, या 20,000 रुपए हर महीने अगले 5 महीने में मैं एक इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर दूं, तो वो भी आप एक कर सकते हैं। ये भी सुविधा हमारी इंडस्ट्री देती है। नवनीत सर, 250 रुपए की सिप, ठीक है, ये अब बाजार में आ चुकी है, और इसका इम्पैक्ट या असर कैसा देख रहे हैं? क्या लोग 250 की सिप के लिए ऑप्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है इससे आपके इंडस्ट्री का AUM और नंबर ऑफ यूनिक इन्वेस्टर बढ़ाने में मदद मिलेगी? तो इसका AUM का टारगेट नहीं था, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ाने का इंडस्ट्री पूरी मेहनत कर रही है। हम एमफी से पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रियंका जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों तक पहुंच पाए, और उसी जो हमारा उद्देश्य था उसके अंतर्गत ही हमने एक नई मुहिम चालू करी कि मिनिमम अमाउंट 250 रुपए से भी निवेश की शुरुआत करी जा सके। कुछ फंड हाउसेज है जिनका अमाउंट तो और भी कम है। हमारे HDFC में हमने कुछ समय पहले मिनिमम अमाउंट 100 रुपया कर दिया था कि आप 100 रुपये महीने से भी अपनी अपनी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बाजार को समझिए और निवेश को समझिए और धीरे धीरे आप उस रकम को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है और आपकी समझ बढ़ती है। तो पर ये सब जो जितने भी प्रयास है इंडस्ट्री के प्रियंका जी, वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक पहुंच पाए। उनको एक तरह से आदत लगाने की बात है, क्योंकि 250 की सिप और 100 रुपए की सिप से कोई बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप सोचिए, वो भारत एक हम सब हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ अर्थव्यवस्था 6-7% पर ग्रोथ कर रही है, और अगर आप इन्फ्लेशन उसमें जोड़ेंगे
तो अगर आप 9-10-11% पर भी हर साल ग्रो करते हैं तो आप सोचिए 100, और फिर आगे हर महीने आपका बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। आज जो एक व्यक्ति कोई अपना नया जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन आप देख सकते हैं आज हमने भी आज 30 साल पहले जब ज्वाइन किया था तब हमारी सैलरी क्या थी और आज हमारी हम्म। सैलरी क्या है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी इनकम बढ़ रही है, तो वो तो एक शुरुआत करनी है कि आप एक अकाउंट खोलने के लिए बड़ी रकम होना जरूरत की आवश्यकता नहीं है। आप जब शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। नवनीत सर, आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट याद है क्या, जो आपने किया था जब आपने करियर शुरू किया था? आपने बहुत बतौर सीए करियर शुरू किया था। हाँ, करियर तो बाद में चालू हुआ, लेकिन उसके पहले छोटा बच्चा था मैं, 11 साल का, तभी मैंने एक आईपीओ में निवेश किया था। अच्छा। और तब से मैंने पढ़ना चालू करा। छोटी जगह पे था, मैं ब्यावर में था राजस्थान में। हाँ हाँ। वहीं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा, वहीं सीए किया। तो मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 1982 में एक आईपीओ आया था, मैंने उसमें निवेश किया और उसके बाद फिर आदत लगी कि रोज भाव पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो और देखो बाजार में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या हम्म। हो रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट में कोई कोई ऐसी गलती है जो आप रिग्रेट करते हैं कि ये मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बहुत सारी गलतियां होगी। गलतियों से धीरे धीरे सीखते हैं। इसलिए जब आपने कहा कि कई निवेशक जो पिछले 2-3 साल में आए हैं उन्होंने तेजी देखी और पहली बार मंदी देखी और उनको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई तो फंड चुनने में या कोई दूसरी चीज करने में बाजार में गलती हो गई, कोई आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया जो अच्छा नहीं था, या कोई हम्म। स्टॉक लिया। पर मैं मजाक में ही कह रहा हूँ कि एक बाजार की ट्यूशन फी आपने पे कर दी, समझ गए कि क्या नहीं करना चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी है और भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के बाजारों में अच्छी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, तो आगे पैसे कमाने के मौके तो हमको मिलते रहेंगे अगर हम नियमितता से निवेश करते रहें। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में कुछ गलती कर देना कुछ माने में खराब भी नहीं होता है कि आपने ट्यूशन फीस पे कर दी बाजार गुरु को। दक्षिणा दे दिया, आप गुरु जी आगे आपको लेके जाएंगे। हाँ, नवनीत मैं सर, हमेशा कहता विदेश। हूँ कि लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं। कई लोग अब तो एफएनडो और आईपीओ और स्टॉक्स की तो बात छोड़ दीजिए, लोग बात तो गेमिंग ऐप पर भी है। इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं जो गेम्स पर भी सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए लगा रहे खो हैं। रहे हैं, हाँ। मुझे लगता है कि खो रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी है। हाँ, ज्यादातर तो खो ही रहे होंगे। पर मुझे एक ही लगता है कि अल्टीमेटली पैसा जो वेल्थ क्रिएशन होना है, अगर आपको सही तरीके से निवेश करना है तो एसआईपी चालू करके उसको लंबा समय दीजिए और बड़ा धैर्य रखिए। तो जो एसटीपी है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, उसको याद रखिए। सर, विदेशी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी जो है हम लोगों को सकते में डाला और अब उनकी लग रहा है कि वापसी हो रही है। आपको लग रहा है एफआईआईज को लेकर के, क्या आप चिंतित हुए थे? मुझे नहीं लगता हुए होंगे, क्योंकि डीवाइस ने संभाला हुआ था फोर्ट। नहीं, हम तो मिलते हैं काफी, विदेशी निवेशकों को भी मिलते हैं। वो सब, उनको लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी है, भारत में कंपनियों के अगर फंडामेंटल्स देखेंगे लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं। उनका जो कंसर्न था वो वैल्यूएशंस पर था और रिलेटिव वैल्यूएशन, और उनका क्या है कि वो दूसरे बाजारों को भी देखते हैं। तो उन्हें लगा कि चाहे चीन के बाजार हो, चाहे यूएस के मार्केट्स हो, यूएस के मार्केट्स अच्छे कर रहे थे और चीन के बाजार में वैल्यूएशंस कम थी, तो दो कारणों से थोड़ा बहुत पैसा उधर गया। पर अभी जब बाजार नीचे गिरे, वैल्यूएशन सही हो गए, तो लॉन्ग टर्म व्यू तो उनका पॉजिटिव ही है भारत पर। फंडामेंटल्स हमारी इकोनॉमी के अच्छे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अच्छे हैं, बैलेंस शीट्स अच्छे शेप में हैं। चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट देखें इस बार या बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट देखें, और जितने भी रिफॉर्म्स हुए तो वो पॉजिटिव है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जब रिलेटिव वैल्यूएशंस को देखते हैं भारत के बाजारों का दूसरे बाजारों के कंपैरिजन में, तो फिर कहीं कहीं वो अपना पैसा कभी निकाल लेते हैं और कभी वापस ले आते हैं, तो अभी वापस ला रहे हैं। हम्म। आज से 5 साल बाद नवनीत सर, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? एयूएम को कहाँ देख रहे हैं, या फिर वो आइडियल नंबर जो आपके जहन में चल रहा है कि कहाँ होगी भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? तो हमने, अगर आपने मेरे से कभी भी 5-10 साल पहले पूछा होता तो हमारी इंडस्ट्री ने उससे बेटर ही किया है। आप में से 2002 में मुझे याद है प्रियंका जी, 1 लाख करोड़ का एम होता था इंडस्ट्री का, 70 लाख करोड़ का, 70 लाख। तो हम 70 गुना हो गए करीब 23-24 सालों में हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे बड़ा ये हमारा सौभाग्य है कि हम करोड़ों निवेशकों की सेवा कर पाते हैं। करोड़ों निवेशकों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे से निवेश करें और भारत की जो ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट करें, उनमें उनकी भागीदारी बने। तो ये तो बड़ा सौभाग्य है और नंबर तो बड़े होते रहेंगे। हम ऐसे देश में, जैसा मैंने कहा कि हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे 10 साल पहले, आज चौथी बड़ी
अर्थव्यवस्था हो गए, कुछ सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो जो इकोनॉमी का साइज है, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट का साइज है, बढ़ता रहेगा तो बाजार भी बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा तो हमारी एनएवी भी बढ़ेगी और निवेशकों का पैसा भी बढ़ेगा। तो हमारे लिए बड़ा जो मैं कहूँ कि टारगेट होगा वो सिर्फ एवीएम बढ़ने का नहीं होगा, बट होगा कि हम कितने ज्यादा निवेशकों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो जो हमारे करंट इन्वेस्टर्स हैं 5.25 करोड़ इंडस्ट्री के, हम उनकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी सेवा कर पाए और करोड़ों और निवेशकों को जो आज बाजार में नहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, वो बाजार से हमारे से जुड़े। तो सर ये जो बियॉन्ड B30 शहर जो हम लोग कहते हैं, टॉप के बाद वाले जो बियॉन्ड शहर होते हैं, वहाँ से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या वहाँ आप अभी देख रहे हैं हिचक है, अभी भी वहाँ से पार्टिसिपेशन कितना आ पा रहा है? नहीं, बहुत बढ़ रहा है प्रियंका जी। तो इंडस्ट्री में अगर आप देखें इक्विटी फंड्स में तो करीब मेरे ऑलमोस्ट लाइक 28-29% का B30 हो गया करीब। अगर आप हमारे फॉलियोज में देखेंगे तो करीब 40% से ज्यादा फॉलियो B30 के हैं अभी। अगर आप SIP का नया अमाउंट देखेंगे, नए फॉलियोज देखेंगे, तो SIP के नए फॉलियोज में तो आधे से ज्यादा B30 में आते हैं। SIP का जो 26,600 करोड़ का मैंने आंकड़ा बताया, करीब करीब 40% वो B30 से आता है। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे नए अकाउंट्स की, तो वो तो B30 में बहुत ज्यादा है। और ये जो संदेश है म्यूचुअल फंड सही है का, और आप सभी लोगों के प्रयासों से, और मैं आपकी वापस मैं कहूँगा कि एक भरसक आपकी मैं आपको धन्यवाद दूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कि जो आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा निवेशक अभी जुड़ रहे हैं, छोटी जगहों से भी। थैंक यू नवनीत सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इससे पहले कि मैं आपको बाय कहूँ, लास्ट फाइनल क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि नवनीत मुनोत रात को क्यों जागते हैं? क्या मार्केट की चिंता में जागते हैं, रेगुलेशंस को लेकर के जागते हैं, या इन्वेस्टर बिहेवियर आपको जगाता है? नहीं, रेगुलेशन को लेकर तो नहीं जागते हैं। मैं तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ हमारे सेबी का, हमारी गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का और सभी आरबीआई का, सबका, कि आई थिंक जिस तरह का प्रूडेंस, जिस तरह का मैं कहूँगा कि गहरी लंबी सोच के साथ, और जितना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर हमारे देश ने काम किया है, बहुत सराहनीय है। मैं जब भारत के बाहर जाता हूँ तो एक बहुत ही गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हमने एक डेवलप्ड कंट्री में जिस तरह के रेगुलेशन होने चाहिए, जिस तरह का की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बाजारों में, जिस तरह की इन्वेस्टर ट्रेनिंग पर जो हम काम कर रहे हैं, हमें उस पर बड़ा गर्व है। कौन सी चीज लगती है, मुझे लगता है कि हमारा एक ही रहता है, बड़ा हमारा सौभाग्य होता है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप दूसरे लोगों के लिए पैसा बना सकें, दूसरे लोगों की समृद्धि के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। तो जितने कहीं हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए, कभी हमारा एक भी मैं कहूँगा स्टेप ऐसा नहीं हो, कभी हमारे मुख से ऐसी एक बात नहीं निकल जाए, या एक ऐसा कोई कदम हमारे से नहीं उठ जाए जहाँ जो आज हमारे निवेशक हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाए, या जो आज करोड़ों निवेशकों का ट्रस्ट बनना बाकी है अभी भी बाजारों में, उनमें कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो वो हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना रहती है कि वो इतनी दिखता शक्ति है। मुझे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, और कभी न कभी कोई गलती नहीं हो जाए हमारे से, बस। क्या बात है। और आपने एक क्योंकि फंड का भी दूसरों मेंशन का किया, तो डिस्क्लेमर भी हमें दिया है। ये आपकी जो बात है ना, वो दिल को छू गई मुझे। नहीं, मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि बड़ी पुण्यवानी अगर किसी की हो, जैसे हमारे तो सनातन धर्म में कहते हैं कि भाई सैकड़ों, मतलब आत्मा अजर अमर है, तो हमने कई पुण्यवानी करी होगी कि हमको ये रोल मिला है। प्रियंका जी, आपको ये रोल मिला है, हमारे क्या को ये बात रोल है सर। मिला है कि हम करोड़ों लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और जैसा शायद एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आजादी के बाद में हमारा जन्म हुआ, तो हम देश के लिए मर नहीं सके, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम देश के लिए जी रहे हैं। क्या बात है सर। सर इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने मनी 9 के लिए, मनी 9 के व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला सर। नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ऑलराइट, सो हमारे ये थे खास मेहमान नवनीत मुनोत जी, और इनसे बात करके लगता है कि देखिए, आप निवेश की शुरुआत जितनी ज़रूरी है ना, उसे लंबे समय तक चलाना भी उतनी ही ज़रूरी है। और देखिए किस निस्वार्थ भाव से उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा नहीं कि उन्हें कौन सी बात जगाए रखती, पर मुझे जो समझ में आया कि अभी हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। कितने लोग अभी म्यूचुअल फंड में निवेश है, जो यूनिक अकाउंट्स हैं वो कुछ
5-5.25 करोड़ है। तो देखिए कितना बड़ा गैप है, और ये गैप जो है ये भरना ज़रूरी है। केवल इंडस्ट्री का ही फ़ायदा नहीं है, आपको भी ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे ले जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतना ही। हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको ज़रूर हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।